हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी क्या चीज है जो लोग खाना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें खाना पड़ता है। तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर धोखा, विश्वासघात। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विकलांगों के लिए बात करने वाले एटीएम का परिचय देने वाला भारत का पहला बैंक कौन है। तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है। तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर जगत का चाचा राम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है। तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर ग्लूटियस मैक्सिमस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आईएएस अधिकारी बनने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं। तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है। उम्मीदवारों को कुछ आयु सीमाएं भी पूरी करनी होती हैं और यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर विनायक सावरकर के द्वारा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी। तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर यकृत यानी लिवर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या पहल करेंगे। तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। एक आईएएस अधिकारी के रूप में मैं अभिनव शैक्षिक समाधान बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग करूंगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन का अन्य नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर दिल्ली चलो आंदोलन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस संघर्ष को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो कैंडिडेट ने जवाब दी,
सर, अमृतसर में ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा 1919 में आपातकालीन नियमों के खिलाफ हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारियां क्या हैं? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, एक आईएएस अधिकारी के रूप में आपके पास सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रशासन और नीति निर्माण में विविध जिम्मेदारियां होंगी। आपकी भूमिका में जिला प्रशासन, सार्वजनिक नीति निर्माण, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पहले विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, पहले विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को आर्कडुक, सर्बिया के विगोर अर्चडुक के हत्यारोपण के बाद शुरू हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मेहमानों से आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, आशा भास्कर की बेटी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पानी में चलने वाला जहाज सबसे पहले किस देश ने बनाया था? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, पूरे विश्व में चलने वाला जहाज सबसे पहले ब्रिटेन ने बनाया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक आईएएस अधिकारी के रूप में आप अपनी भूमिका में सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, समान अवसरों और समावेशी नीतियों के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है। एक आईएएस अधिकारी के रूप में मैं भेदभाव को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करूंगी कि समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच मिले। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे अपनी मौत के समय का पहले ही पता चल जाता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, बिच्छू ही वो एकमात्र ऐसा जीव है जिसे अपनी मौत के समय का पहले ही पता चल जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, गुजरात राज्य में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के नीचे स्थित भारतीय रेल का पहला अंतर्राष्ट्रीय सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, भारतीय रेल का पहला अंतर्राष्ट्रीय सुपरफास्ट ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आप ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे जहां आपकी व्यक्तिगत मान्यताएं सरकारी नीतियों से टकराती हों? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, एक आईएएस अधिकारी के रूप में मेरा प्राथमिक कर्तव्य कानून को बनाए रखना और सरकारी नीतियों को लागू करना होगा। अगर मेरी व्यक्तिगत मान्यताएं टकराती हैं, तो मैं स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करूंगी, वरिष्ठों से मार्गदर्शन लूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि निर्णय समाज के सर्वोत्तम हित में लिए जाएं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स इलेक्ट्रिशियन द पावर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, ए.पी.जे. कलाम द्वारा लिखी गई है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं,
किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष के लिए होता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर स्विट्जरलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। इतना ही नहीं, उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने की भी इजाजत नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में क्यों किया जाता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर फिलामेंट का जीवन काल बढ़ाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या हवाई जहाज में हॉर्न होता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर हाँ हवाई जहाज में हॉर्न होता है। इसका इस्तेमाल पक्षियों को डराने या दूसरे जहाज को रास्ता देने के लिए नहीं किया जाता है। हवाई जहाज के हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ से संपर्क साधने और उन्हें किसी खतरे से सावधान करने के लिए किया जाता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।